नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वाईसीबी सर्टिफिकेशन को पढ़ेंगे कि वाईसीबी सर्टिफिकेशन, वाईसीबी जो एग्जामिनेशन है वो क्यों जरूरी है। वाईसीबी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड को कहते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप योग में टीचर बन सकते हैं कि नहीं, वॉलंटियर बन सकते हैं कि नहीं, टीचर मास्टर बन सकते हैं कि नहीं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं कि नहीं। इसकी एलिजिबिलिटी को जांचने के लिए ये एक एग्ज़ाम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में लिया जाता है। इसमें हम बात करेंगे इस व्याख्यान में कितने लेवल हैं। तो लेवल ऑफ वाईसीबी एग्ज़ाम, पहले यदि हम बात करें तो पहले हम ऐसे बोलते थे लेवल 1, लेवल 2, दो ही लेवल होते थे। लेवल 1 में इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 में टीचर, ये दो लेवल होते थे। धीरे धीरे इसका प्रारूप बदला, फिर इसके 3 हो गए। लेवल 1 प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 योग इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 योग टीचर एंड इवेलुएटर। इसके बाद इसके और भी प्रारूप बदले, इसका 4th भी आ गया जिसको हम योग मास्टर कहते थे। लेकिन अब इसका प्रारूप बिल्कुल बदल गया है। अब इसके टोटल 8 लेवल हैं। तो लेवल को नाम हटा दिए गए हैं वाईसीबी की तरफ से। तो अभी जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 ऐसे नहीं बोलेंगे। इसके नाम से ही इसको पुकारा जाता है। अब जो भी जानकारी वाईसीबी के आप उस पे वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो वहां से लेवल शब्द आपको नहीं मिलेगा, या वहां पे अलग अलग चीजों में इसको कहा गया है। तो क्या लेवल है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक है योग वॉलंटियर, दूसरा है योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, तीसरा है योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, चौथा है योग टीचर एंड इवेलुएटर, उसके बाद है योग मास्टर, उसके बाद है असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, उसके बाद है फुल योग थेरेपिस्ट, उसके बाद है थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट। तो ये कुल मिलाकर के 8 लेवल हैं। लेकिन इनको ये नहीं बोला गया कि योग वॉलंटियर को लेवल 1, योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर को लेवल 2, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर को लेवल 3। अब ये नाम से हटा दिया गया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। तो अभी किसी को कोई भी लेवल पास करना है तो उसको या तो योग वॉलंटियर करेगा, या योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर करेगा, या योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर करेगा, या योग टीचर एंड इवेलुएटर करेगा, या योग मास्टर, या असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, या योग थेरेपिस्ट, और या थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट। तो योग वॉलंटियर क्या है? योग वॉलंटियर सबसे छोटा है जो वॉलंटियर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं योग सिखा रहा हूं तो बीच में जाकर के कोई किसी चीज को दुरुस्त करवाना, मतलब एक एज ए हेल्पर जो होता है उसको हम योग वॉलंटियर बोलते हैं। इसके लिए वाईसीबी ने एक अलग से पैटर्न डिजाइन किया है। उसकी ट्रेनिंग है 1 महीने की। 1 महीने की जो ट्रेनिंग करता है, उसके सिलेबस को पढ़ता है, उसको वैसे ही सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसका एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो जो योग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इसकी 200 से 500 रुपये इसकी फीस रखी जाती है अलग अलग उस संदर्भ में। तो यहाँ पे योग वॉलंटियर का है, उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता, एग्जाम इनका एग्जेम्प्ट होता है। तो वॉलंटियर कोई भी बन सकता है और उसको वॉलंटियर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वॉलंटियर कहीं भी एज ए टीचर और इंस्ट्रक्टर काम नहीं कर सकता, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो वॉलंटियर वर्क कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम में मैं सिखा रहा हूँ, मैं भुजंगासन सिखा रहा हूँ किसी को, तो सामने वाला जाकर के बताए कि आपके कंधे नीचे हो, छाती ऊपर हो, और आपको सामने देखना है, श्वास को अंदर भरना है। इन चीज़ों को करेक्शन जो करते हैं वो बीच बीच में जाकर के वो आप बन सकते हैं। इसको हम वॉलंटियर बोलते हैं। तो पहला ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें कोई भी कर सकता है, इसमें एग्जाम नहीं देना पड़ता है। जो दूसरा है योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, इसमें एग्जाम देना पड़ता है। तो जो प्रोटोकॉल यानी कि योग दिवस का एक प्रोटोकॉल हमने डिजाइन किया गया जो 45 मिनट का है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, उसको कराने के लिए एलिजिबल जो व्यक्ति है वो प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है। यानी कि जिसको पूरे योग के प्रोटोकॉल का पूरा नॉलेज है। प्रेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेयर के बाद सूक्ष्म व्यायाम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद सूर्य नमस्कार का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आसनों का क्या इंपॉर्टेंस है, आसनों में भी काउंटर पोज का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद प्राणायाम का क्या इंपॉर्टेंस है, प्राणायाम में भी शीतलता और उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद शांति पाठ का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान का क्या इंपॉर्टेंस है, किसके बाद कौन से आसन कराने हैं, लेट करके, बैठ करके, सीधे लेट करके, मूधे लेट करके, या फिर बैलेंसिंग पोज, वो सारी जो चीज़ें हैं प्रोटोकॉल में जो आती हैं, उस प्रोटोकॉल का जिसको ठीक ठीक जानकारी हो उसको हम बोलेंगे योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। इसकी भी कोई अलग से वैकेंसी वगैरह नहीं होती है। तो ये भी कोई
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब की दृष्टि से मैं बात करूँ तो, लेकिन योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर करने के बाद आप कहीं भी प्रोटोकॉल को कंडक्ट करा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं। इसके बाद है योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें तो वेलनेस इंस्ट्रक्टर यानी कि हेल्थ के लिए, पूरी समृद्धि के लिए, सुख के लिए, कामना के लिए और रोगों को दूर भगाने के लिए, यानी कि एज ए वेलनेस इंस्ट्रक्टर। तो जब आप वेलनेस जब शब्द जुड़ता है तो उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, डूज एंड डोंट का नॉलेज होना चाहिए। इसका भी एग्जाम होता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर वो होता है जो परफॉर्म करके दिखाता है, आसनों को प्रदर्शन करके दिखाता है प्राणायाम का, तो उसको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो आप एज ए इंस्ट्रक्टर की पोस्ट बहुत होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं, स्कूलों में भी होती हैं, बहुत सारी जगह इंस्ट्रक्टर की जॉब होती है। तो वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर का यदि आपने सर्टिफिकेट पास किया है, इसका थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, तो ये यदि आपने पास किया है तो ही आप वेलनेस इंस्ट्रक्टर लगने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसमें वेलनेस अलग से शब्द जोड़ दिया गया है, लेकिन खाली पहले ये इसका था इंस्ट्रक्टर था। तो इंस्ट्रक्टर यानी कि जो प्रदर्शन करके दिखा रहा है, जो सामने मैं बोल रहा हूँ, टीचर जैसे बोलता है और स्टूडेंट जैसे करके दिखाता है, या उसका एक सहायक होता है, तो वो इंस्ट्रक्टर होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी सब जगह इसकी अलग से वैकेंसी होती है। तो करके दिखाने वाला जो होता है, जो प्रदर्शन करके दिखाता है, उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इंस्ट्रक्टर और वेलनेस शब्द जुड़ गया तो इसकी और भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो मेडिकल फील्ड में भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो करके दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला, जिसको जानकारी होती है, तो टीचर से कम पहले है, और इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर से पहले वाली जो स्टेज है वो ये है। तो इसको भी हमें करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो वेलनेस इंस्ट्रक्टर और योग टीचर, ये दो ही कोर्स सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो योग मास्टर करते हैं। फिर जो थेरेपी वाले हैं वो अलग, उसकी फील्ड है दो। इसके बाद बात करें योग टीचर एंड इवेलुएटर की। योग टीचर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पहले लेवल 3 बोलते थे लोग, लेकिन अभी इसका लेवल ऐसे नहीं बोलते, केवल योग टीचर एंड इवेलुएटर। ये पास करने के लिए आप एज ए टीचर एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। थ्योरी को पढ़ाना है तो आपको टीचर बनना पड़ेगा, है ना। प्रदर्शन तो करके दिखा सकता है कोई भी, लेकिन टीचर वो होता है जो पढ़ाए भी और सिखाए भी, दोनों क्वालिटीज इसमें हो। तो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट का नॉलेज आपको होना जरूरी है, और साथ में इवेलुएटर यानी कि आप एग्जामिनर भी बन सकते हैं। और एग्जामिनर किसके बन सकते हैं? वॉलंटियर का तो एग्जाम होता ही नहीं। प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर और टीचर, इन तीनों के एग्जाम लेने के लिए एग्जामिनर के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। तो टीचर वाला जो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन के लिए भी आपको बुलाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यदि मैं कहूँ जो सर्टिफिकेशन है वो योग टीचर एंड इवेल्युएटर वाला ही किया जाता है। इसकी एक पूरी सबसे ज़्यादा मैं कहूँ मांग भी है और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसकी यहाँ पे आज के दिन में वर्तमान में है। इसके बाद योग मास्टर है। इसको इतने लोग नहीं करते। योग मास्टर को वो लोग करते हैं जो डीप योग की पढ़ाई की है, टेक्स्ट की पूरी नॉलेज है, दर्शनों को पढ़ा है, और कम से कम मास्टर डिग्री कंप्लीट उन्होंने की है, या एमफिल की है, या पीएचडी की है। वो लोग योग मास्टर वाला कोर्स करते हैं। ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है कुछ ही महीनों पहले, मतलब साल भर पहले भी नहीं कहूँगा मैं। तो अब योग मास्टर का भी आ गया है। इसकी भी अच्छी डिमांड है, लेकिन इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए आपकी टेक्स्ट की। ये नहीं केवल आसन करके दिखा दिए, प्राणायाम करके दिखा दिए, या टीचिंग मेथड दिखा दिया, इसमें आपको मास्टरी चाहिए। तो ये योग मास्टर का है। इसके बाद असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट। देखिए आयुष मिनिस्ट्री ने, या मैं कहूँ हरियाणा में भी बात करें, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल, और सिविल हॉस्पिटल में एक योग स्पेशलिस्ट की पोस्ट वहाँ पे है। तो ऐसे ही यूपी के भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे योग थेरेपिस्ट की पोस्ट है। दिल्ली की जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें भी योग थेरेपिस्ट की जॉब है, जहाँ पे योग थेरेपिस्ट ही बोला जाता है। हरियाणा में इसको योग स्पेशलिस्ट बोला जाता है, यूपी में भी इसको योग स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जो योग से इलाज करें, योग को एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में जो प्रयोग करते हैं, उन लोगों के लिए असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें सारा थेरेपेटिक पूछा जाएगा कि
किस रोग में कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किसके करने से हानि है, किसके करने से लाभ है। तो एनाटॉमी का भी आपको, फिजियोलॉजी का भी थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज चाहिए। डिजीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए कि किस प्रकार की डिजीज़ है, उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें किस प्रकार का योग अभ्यास हम कर सकते हैं, कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं, आदि आदि चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि ये सर्टिफिकेट आपका होता है। मुख्य रूप से असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट के जो हैं ये मेडिकल लाइन के हैं। माने इसमें आप एम्स है, हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो एम्स में योग थेरेपिस्ट भी है, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट भी है और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट भी है। तो जो लास्ट के जो तीनों सर्टिफिकेशन है हमारे एम्स में भी उनकी वैकेंसी है। एम्स के साथ साथ जितने भी देश के प्रमुख अस्पताल हैं या मैं कहूँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो हैं, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें भी योग थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट की वैकेंसी है। कितने बड़े हॉस्पिटल की आप बात करें, जा करके पूछेंगे तो वहाँ की ओपीडी में आपको आयुष में या आयुर्वेद के अंडर में योग थेरेपिस्ट की पोस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। और सिविल हॉस्पिटल के लेवल पे बात करें या दिल्ली में डिस्पेंसरियों के लेवल पे आप बात करें तो यहाँ पे योग थेरेपिस्ट की, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की या थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट की वैकेंसी है। तो मैं कहूँ कि जो थेरेपी वाला जो सेशन है इसकी डिमांड आजकल बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि बीमारियों में कैसे योग को इम्प्लीमेंट किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत है, एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ेगा, डिजीज़ का सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेद के वात पित्त कफ दोष भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एलोपैथी की चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। तो इसमें बहुत सारा एरिया बहुत वाइड हो जाता है। तो आप किस प्रकार से योग से लोगों को ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को खांसी हुई है तो आप क्या कह सकते हैं कि कफ बढ़ा है तो आपको उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, आपको कुंजल क्रिया करनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कफ बढ़ा तो कुंजल क्रिया करेंगे तो आपका जो वमन होगा उसके साथ कफ बाहर निकल जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि बैक पेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, अपर बैक पेन है, तो आप बैक बेंडिंग के कुछ आसन, कुछ ट्विस्टिंग के कुछ आसन उसको बता सकते हैं तो उसको रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही कोई उसको नेवल मिसप्लेस हो गया है तो नेवल मिसप्लेस के लिए कौन से आसन आपके लिए ठीक रहेंगे। इस तरह की नॉलेज, यानी कि योग को एज ए अल्टरनेट थेरेपी आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, सब रोगों में काम नहीं करती, तभी इसको अल्टरनेट थेरेपी कहा है। यदि कंप्लीट थेरेपी नहीं है योग, कोई व्यक्ति कहे कि योग पूरा चिकित्सा शास्त्र है, नहीं, योग को अल्टरनेटिव तौर पे आप यूज कर सकते हैं। यदि कोई आपकी सर्जरी होनी है उसमें योग कुछ नहीं कर सकता, यदि किसी का सर से खून निकल रहा है उसमें योग कुछ नहीं कर सकता, यदि किसी की हड्डी टूट गई उसमें योग कुछ नहीं कर सकता। तो हमें इसकी जो लिमिटेशन है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार हम आवेश में आकर के या फ्लो में आकर के कहते हैं कि योग तो संपूर्ण चिकित्सा है। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर को होने नहीं देगा यदि आप योग कर रहे हैं। बहुत सारे रोगों को पैदा ही नहीं होने देगा योग यदि आप योग का सही से पालन कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, दुर्घटनावश हैं, भौतिक संसाधनों से हमें कोई कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलती है, उसमें योग सीधे सीधे कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे, काउंसलिंग के तौर पे बहुत सारी मदद आपकी कर सकता है। हमें हमेशा बढ़ा चढ़ा करके अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर जगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें जो जो हो सकता है वही चीज़ें हमें कहनी चाहिए। तो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की वैकेंसी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरियों में बहुत जगह देखने को मिलती है। तो वो जब ही फुलफिल कर पाएंगे जब आप उसको इसके सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर योग थेरेपिस्ट है, यानी कि कंप्लीट योग थेरेपिस्ट, जैसे योग स्पेशलिस्ट की जो मैं पोस्ट कह रहा था हरियाणा में, यूपी में, वो पूरा योग थेरेपिस्ट है कि योग की क्या क्या थेरेपी हम दे सकते हैं, किस रोग में क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको पूरा एनाटॉमी का, इनका चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट, यानी कि थेरेपी के बारे में कंसल्टेंट बनना, यानी कि उनको काउंसलिंग करना, उनको बताना, समझाना। ये एक और भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है और ये कुछ ही जगह पे अभी है, जैसे एम्स में मैं कहूँ या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कहूँ। ये नॉर्मल सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह में ये पोस्ट नहीं है अभी, लेकिन इस पोस्ट का आगे आने वाले समय में बहुत इसका रोल होने वाला है। तो जो थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट है उसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, ग्रेजुएट हैं तभी आप इसको कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं अभी व्याप्त नहीं है बहुत सारी, लेकिन आगे बहुत सारी इसकी संभावनाएं हैं। तो ये मैंने लेवल्स की बात की, जिसको लेवल 1, 2, 3, 4 हटा करके सीधा योग वॉलंटियर
योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर एंड इवेलुएटर, योग मास्टर, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट की लेवल्स की बात कही गई है। इसके बाद हम बात करें रोल ऑफ पीआरसीबीज। ये पीआरसीबीज क्या है? जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं ऐसी कुछ कंपनियां हैं। तो इसमें हम जान दें, पीआरसीबी का मतलब है पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडीज। ऐसी कंपनियां, ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को हैंडल करती हैं, माने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं। मतलब ये कहें कि स्टूडेंट और वाईसीबी, इन दोनों के बीच में जो पुल का काम करती है, सेतु का जो काम करती है, वो पीआरसीबी होती है। तो पीआरसीबी ऐसी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, सरकारी संस्था भी हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति एक ऐसी संस्था जो 3 साल पुरानी है, रजिस्टर्ड है, या ऐसी 3 साल पुराना प्राइवेट कंपनी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कम से कम 3 साल से रजिस्टर्ड है, वो कोई भी पीआरसीबी बन सकती है। योग वाईसीबी से अपने पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडीज का सर्टिफिकेट ले सकती है, जिसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल होती है। तो वो स्टूडेंट के और वाईसीबी के बीच में सेतु का काम करती है। सर्टिफिकेट इशू करेगा वाईसीबी। पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडीज यानी कि पीआरसीबीज आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगी, वो केवल आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। वो इंश्योर करेंगी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम आपका सही तरह से हुआ, उसका ऑडिट होता है और वो आगे जाकर के उसकी सारी इंफॉर्मेशन वाईसीबी को देती है। वाईसीबी जो बच्चे पास होते हैं उनका सर्टिफिकेट इशू करती है और उनकी मेल पर आता है। तो वो वहां से सर्टिफिकेट पीआरसीबी को मिलता है, पीआरसीबी उसको स्टूडेंट को डिलीवर करती है। तो पीआरसीबी का काम केवल सेतु का है, यानी कि पुल का है, ब्रिज का है, दो लोगों को आपस में मिलाने के लिए। तो स्टूडेंट और वाईसीबी, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो पीआरसीबी से। ऐसी कितनी पीआरसीबी हैं? तो मैंने रोल बता दिया कि इनका रोल है एग्जाम को कंडक्ट कराना, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम को। अब रोल ऑफ पीआरसीबी हो गया। अब अप्रूव्ड पीआरसीबीज की लिस्ट मैं आपको पढ़ूंगा। 16 ऐसी पीआरसीबीज हैं, यानी कि कंपनीज हैं, या मैं कहूं सरकारी बॉडीज हैं, या मैं कहूं एनजीओ हैं, कि जो योग के सर्टिफिकेट को के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल है। इन 16 के अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो लेटेस्ट लिस्ट है और वाईसीबी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहीं से मैंने लिया है इसको। तो मैं इसको जानकारी चाहिए तो वाईसीबी की लिस्ट उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो ये मिलेगी। पहली जो बॉडी है वो गुजरात स्टेट योग बोर्ड है। गांधीनगर इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात इसका स्टेट है, भारत की ये वो है। ये यहाँ पे आप देखें तो गुजरात स्टेट बोर्ड योग बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट आपको पास करना है तो उसके लिए गुजरात स्टेट योग बोर्ड एलिजिबल है। गांधीनगर में इसका हेड ऑफिस है। दूसरा सूर्या फाउंडेशन है, वेस्ट दिल्ली में है, और अभी सूर्या फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया है इसमें। लेकिन सूर्या फाउंडेशन वैसे बहुत पुरानी एनजीओ है, तो एनजीओ है। ऊपर वाला देखें तो सरकारी आयोग है, दूसरा हम देखें तो एनजीओ है जो बहुत सालों से देश में काम कर रही है। सूर्या फाउंडेशन का अपना एक नाम है। तो सूर्या फाउंडेशन भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल है, और इन्होंने अभी पिछले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जब इसको ऐसा बोला जाता था, अब तो इसको वॉलंटियर और ये बोला जा रहा है। उसने बहुत सारे एग्जाम भी कराए हैं सूर्या फाउंडेशन ने। इसके बाद मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR, सेंट्रल दिल्ली में है। ये भी इन्होंने भी पीआरसीबी को कंडक्ट, ये भी पीआरसीबी में रजिस्टर्ड है जो पीआरसीबी, बट कोई एग्जाम इन्होंने अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन MEA की एक ब्रांच है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो विदेशों में जाकर के योग का प्रचार करना, आयुर्वेद का प्रचार करना, अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, अपने हिंदी का प्रचार करना, संस्कृत का प्रचार करना, अपने इंडियन कल्चर को बाहर प्रमोट करने के लिए, वो चाहे योग के रूप में हो, आयुर्वेद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको प्रचारित करने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन काम करता है। और MEA का एक पार्ट है ये। लेकिन इसने भी अपने आप को एज ए PRC भी रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है अपनी तरफ से। ये सरकारी बॉडी है, मतलब मिनिस्ट्री का काम है। तो पहला हम देखें तो योग आयोग है गुजरात का, दूसरा हम देखें तो फाउंडेशन है, NGO है, तीसरा हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ MEA का पार्ट है ICCR।
जिससे विदेशों में योग टीचर जो लगते हैं वो ICCR ही भेजता है विदेश में टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग, जो TIC की जो पोस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ अब तक की सबसे बड़ी पोस्ट यदि मैं कहूँ एज ए योग टीचर, सबसे बड़ी सैलरी की, सबसे बड़ी पोस्ट की, सबसे बड़ी डेजिग्नेशन की, सबसे बड़ी सुविधाओं की, या एक बहुत मतलब ऊंची लेवल की जो पोस्ट है अभी तक योग में, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ऊपर इसकी एक वैल्यू मानी जाती है। सैलरी वाइज देखें, प्रोटोकॉल वाइज देखें, या उसकी सुविधाओं के वाइज देखें, तो एक देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। चूंकि मैं ICCR से पहले से भी जुड़ा रहा और मैंने 2 साल तक US में एज ए टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग मैंने सर्व किया है, तो वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की तरफ से ही किया है। इन्हीं की तरफ से विदेश में भेजे गए हैं लोग, पहले भी भेजे गए, हम भी भेजे गए, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। तो ICCR भी एज ए PRC भी रजिस्टर्ड है। उसके बाद विश्वेश्वरैया फाउंडेशन है उदयपुर में, राजस्थान में, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एलिजिबल है फॉर PRC भी। फिर है हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, ये भी एज ए PRC भी रजिस्टर्ड है। इसके बाद बात करें श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट वेस्ट दिल्ली, ये भी एलिजिबल है, ये भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। फिर RGCSM स्किल है कोटा राजस्थान, ये भी एलिजिबल है, ये भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद विश्वकर्मा कंप्यूटर साक्षरता मिशन हिसार हरियाणा, ये भी एक PRC भी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके बाद मैं बात करूं श्रीमती शांति देवी जन कल्याण शिक्षा प्रसार समिति मैनपुरी उत्तर प्रदेश भारत, ये भी एक PRCB के रूप में रजिस्टर्ड है। उसके बाद मोदी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है जयपुर राजस्थान, ये भी एक PRCB के रूप में रजिस्टर्ड है। ब्यूरो वर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, ये भी एक PRCB के तौर पे है। सबसे इंपॉर्टेंट 12वीं है जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर योग सर्टिफिकेट जापान, जापान में भी PRCB खुली हुई है, मतलब जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको एज ए PRCB अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। तो विदेश की पहली है जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर योग सर्टिफिकेट जापान। जापान में योग का बहुत प्रचार है, बहुत सारे एग्जाम वहाँ पे हुए हैं, तो वहाँ जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको लिया है। इसके बाद 13वीं है इंडियन योग एसोसिएशन न्यू दिल्ली, ये सबसे पुरानी योग एसोसिएशन में एक है, सबसे पुरानी संस्था है। ये भी एक NGO टाइप की एक संस्था चलती है जो बहुत पुरानी है और सबसे ज़्यादा लगभग एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। इसके बाद TQ सर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, ये भी एज ए PRCB रजिस्टर्ड है। मुद्रा योग सर्टिफिकेशन नागपुर महाराष्ट्र, ये भी एक अपने PRCB है। लास्ट में मैं बात करूं PQMS क्वालिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब, लगभग मैं बात करूं इंडियन योग एसोसिएशन के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं तो PQMS क्वालिटी सर्विस ने कराए हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करे। तो ये 16 PRCB अभी वर्तमान में कार्यरत हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की यानी कि YCB के सर्टिफिकेशन की टेक्निकल मैं बात करूं या कहूं कि अप्रूव्ड जो PRCB हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल हैं, वो 16 PRCB का नाम यहाँ मैंने आपको दिया। इसके बाद रोल ऑफ एग्जामिनर की बात करें, एग्जामिनर का क्या रोल होता है, कितने एग्जामिनर होते हैं। तो पहले बात करूं हुज एन एग्जामिनर, कौन एग्जामिनर हो सकता है, तो जो वही हो सकता है कि जिसने लेवल जिसने योग टीचर एंड इवेलुएटर का किया हो या योग मास्टर किया हो। पहले एक ऐसा है, एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो है जिसने योग टीचर एंड इवेलुएटर का कोर्स किया है और उसके बाद 2 दिन की वर्कशॉप जिसने अटेंड की है वो एज ए एग्जामिनर के लिए एलिजिबल होता है, एक सामान्यतः। लेकिन जो बहुत सालों से योग में है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर हैं, बहुत सारे पुराने हैं, तो उनको वैसे भी कंसिडर किया जाता है उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे, और बहुत पुराने हैं वो अब इस छोटे से लेवल का एग्ज़ाम थोड़ी ना देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनको भी एज ए एग्जामिनर उनको कंसिडर किया गया और वो एग्जामिनर्स को ट्रेन करते हैं। जो 2 दिन की 1 दिन की जो वर्कशॉप होती है एग्जामिनर्स की, उसको ट्रेन करने के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं उनको, वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो मिनिमम एग्जामिनर वही बन सकता है जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम मास्टर डिग्री जिसके पास हो, योग टीचर एंड इवेलुएटर का सर्टिफिकेट जिसने कंप्लीट किया हो, वो एग्जामिनर बन सकता है कोई भी व्यक्ति। ये एग्जामिनर बनने के लिए छूट है। तो नंबर ऑफ एग्जामिनर्स की बात करें कि ये मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जब एग्जाम होता है उसमें 3 एग्जामिनर होते हैं मुख्य रूप से, एक लीड एग्जामिनर होता है और 2 को एग्जामिनर होते हैं, मतलब उसके सहयोगी एग्जामिनर होते हैं।
तो सबसे पहला लीड एग्जामिनर की बात करें, रोल ऑफ लीड एग्जामिनर। लीड एग्जामिनर की पूरी जिम्मेदारी होती है, यदि वो सारा चाहे तो अपने आप सारा एग्जाम कंडक्ट करेगा, स्किल भी वो लेगा, नॉलेज पार्ट भी वो लेगा और टीचिंग पार्ट भी वो पूछेगा बच्चे से, और सारे के सारे सेक्शन वो फुलफिल करेगा और उसके आधार पे वो नंबर देगा। और कोई एग्जामिनर उसको देखते रहेंगे। मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि सूर्य नमस्कार करके दिखाइए, स्टूडेंट ने सूर्य नमस्कार किया, उसको मैंने नंबर देने हैं तो मैं नंबर दे रहा हूं, तो कोई एग्जामिनर भी साथ साथ बैठ करके उसको देखेंगे और अपने नंबर भरेंगे। ये को एग्जामिनर का साथ काम है। और लीड एग्जामिनर इसको कहे, लीड एग्जामिनर कहे पहले को एग्जामिनर को कि इस एग्जाम को तुम लीड करो या इसको तुम बताओ, तुम इसको एग्जाम को लो, तो वो ले सकता है। दूसरे को कहे वो दूसरा ले सकता है। लेकिन जो फुल फ्लैज जो नंबर जो कंसिडर होते हैं वो लीड एग्जामिनर के ही होते हैं। लीड एग्जामिनर ने फेल किया और को एग्जामिनर ने पास किया, मतलब फेल है। और लीड एग्जामिनर ने फेल किया, को एग्जामिनरों ने पास किया, दोनों ने, तो भी वो फेल ही है। मतलब लीड एग्जामिनर पास करेगा तो पास, चाहे को एग्जामिनर उसको फेल कर दें। और यदि लीड एग्जामिनर ने फेल कर दिया और को एग्जामिनर ने पास कर दिया तो भी वो फेल ही माना जाएगा, क्योंकि लीड एग्जामिनर के ही जो नंबर होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। ये एग्जामिनर के बारे में कुछ जानकारी है। इसके बारे में बात करूं, एग्जाम का पैटर्न्स क्या होता है। थ्योरी एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है टोटल, उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक टिक करना पड़ता है। 70% नंबर उसमें लेने पड़ते हैं। आपका प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर इवेलुएटर, आपका मास्टर, अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या होती है, बट नंबर आपको टोटल 70% उसमें लेने पड़ते हैं। 70% से कम में आप फेल हैं, 70% और उससे ऊपर में आप पास माने जाते हैं। तो पास होने के लिए 70% मिनिमम आपको नंबर उसमें लेने ही पड़ेंगे एग्जाम में, थ्योरी में। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी सेम है, 100 में से 70 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। 70 से कम रहेंगे तो फेल हैं, 70 और 70 से ज्यादा में आप पास है। तो मिनिमम जो पासिंग जो मार्क्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया है, वो 70% है, चाहे थ्योरी एग्जाम हो चाहे प्रैक्टिकल। ये एग्जाम का पैटर्न है। अब एग्जाम किस किस मोड में होता है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले केवल ऑफलाइन ही था एग्जाम, जैसे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आया उसके बाद से ऑनलाइन भी शुरू हो गया। तो अभी दोनों मोड में चल रहा है, कोई व्यक्ति ऑफलाइन कर रहा है, कोई ऑनलाइन करवा रहा है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम चल रहा है। इसके अलावा मैंने जो पीआरसीबीज की बात की, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ पीआरसीबीज हैं जो काम कर रही हैं, आपने नाम नहीं लिया उनमें एक पतंजलि का नाम है, उनमें एक श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग का नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैंने नहीं लिए। वो योग स्कूल भी हैं, वो एज ए योग स्कूल रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी लिस्ट अलग है। तो ये केवल पीआरसीबी जो केवल एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, लेकिन जो योग स्कूल है वो आपको प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर से लेकर के उन बहुत सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट वैसे भी इशू करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एज ए योग स्कूल रजिस्टर्ड होना और एज ए पीआरसीबी रजिस्टर्ड होना थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए पतंजलि जो एग्जाम कराती है वो भी वैलिड है, श्री श्री रविशंकर की यूनिवर्सिटी और जो उनकी संस्था कराती है आर्ट ऑफ लिविंग वो भी वैलिड है। उसके अतिरिक्त भी 6-7 स्कूल और हैं जो रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। उन स्कूल्स की भी लिस्ट आप वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो मिलेगी। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। इसमें एग्जाम के पैटर्न्स पे बात की हमने, रोल ऑफ एग्जामिनर्स पे बात की, रोल ऑफ पीआरसीबीज के बारे में बात की, 16 पीआरसीबीज के नाम हमने आपको बताए। उसके बाद कौन से सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, वाईसीबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे बनने के पीछे कारण क्या था और उसका डिफरेंस क्या है एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन में। इन सब बिंदुओं पे विस्तार से बात की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब भी किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। जितना संभव होगा हम आपके को रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इन वाईसीबी से जुड़े अन्य व्याख्यानों को लेकर भी जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।